हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। और मेरा नाम है आयन बनर्जी और हम जो CHSL जो पेपर है उसको डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सा चीज़ पढ़नी होती है। हाँ, क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते बट थोड़े से तो टफ होते ही हैं। तो कौन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे ये पेपर जो है, हम पेपर हमने लिया है। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रिंग्ड नहीं है? स्ट्रिंग्ड का मतलब होता है जहाँ पर तार लगा होता है। ठीक है, तो जो गिटार, वायलिन, ये तो आप लोगों ने जानते हो, गिटार वायलिन जो होती हैं ये में तो तार से ही बजता है ऑब्वियसली। मैंडोलिन जो हुई होती है उसमें भी तार होता है। ठीक है, मैंड तो किसमें तार नहीं होता? तो इसमें होता है फ्लूट। जो फ्लूट वाला हिस्सा होता है तो उसमें तार नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो फ्लूट, सैक्सोफोन, तो ये सब जो होते हैं ये नॉट स्ट्रिंग्ड होते हैं। जैसे फ्लूट छोड़कर सैक्सोफोन, अगर आपने सुना होगा सैक्सोफोन, तो ये सब भी नॉन स्ट्रिंग्ड होते हैं जो आपको पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा 2016 से 2019 में सुसाइड केस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सुसाइड है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये कितना इंक्रीज हुआ है? ये हुआ था है 24%। 3 साल में 24% ज्यादा सुसाइड आप देखोगे। ठीक है, अच्छा हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे हाईएस्ट जो स्टेट है, सबसे हाईएस्ट जो स्टेट होता है वो होता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। सेकंड में कौन आता है? सेकंड में आता है राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहला होता है हरियाणा। एंड सेकंड में कौन होते हैं? सेकंड में होते हैं आपके राजस्थान। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो हमारे देश में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आप देख पाओगे। ठीक है, दो टाइप के। नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है प्योर अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में आपको इंडिया में बहुत सारा चीज दिखेगा। जैसे एक होता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में आपको बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखेगा। इंडिया इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लीजिए एक काम को करने के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन उस काम को करने के लिए असली में 20 लोग आ गए। काम तो 5 लोगों का ही है, 20 लोग आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि 20 लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन असली में नहीं, असली में सिर्फ 5 ही लोग ही काम कर रहे हैं। बाकी जो 15 हैं वो वहां पर फोकट का आए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा हिसाब से देखा जाए। तो वो चीजें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये खेती में बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको वहां पर दिखेगा कि जहां पर जो जिस लेवल का पढ़ाई उसने किया है, जिस लेवल का उसका क्वालिफिकेशन है, अगर उस लेवल का वो क्वालिफिकेशन ना करके नीचे के क्वालिफिकेशन का काम करे। फॉर एग्जाम्पल, एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। इन बंगाल 2017 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि जो मॉर्ग होता है ना, मॉर्ग, मॉर्ग से जो लावारिश लाशें होती हैं उनको जलाना है, क्रिमेट करना है। तो उसके लिए 8 पास लोग चाहिए, दो, सरकारी नौकरी है, 2 लोग चाहिए बस। तो वो जो 2 लोगों के पोस्ट के लिए वहां पर फॉर्म फिलअप हुआ था, मुझे आज भी याद है, 17,000। सिर्फ 2 लोगों के मॉर्ग जलाना है, उसमें 17,000 आए हैं, जिसमें से 170 के आसपास पीएचडी होल्डर थे। आप सोचो, जो पीएचडी होल्डर है, जो पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो आके अगर इसको जॉब मिला तो वो आके क्या करेगा? बॉडी चलाएगा। तो ये, उनको काम तो मिला, बट वो जो लेवल का काम कर सकते थे वो लेवल का काम ना होकर बहुत ही नीचे लेवल का काम कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे देश में ये दो चीज बहुत ही चीज होती, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको रिकॉर्ड कौन करता है, ये उसको मैनेज कौन करता है?
तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट को करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड दैट इज एनएसओ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनएसओ, ये दो जो होते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट जो भी है बोलो, तो उसको कैलकुलेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है Which of the following is not a main pillars of the नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो 2014 में, ठीक है 2014 में नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो इसमें कौन सा नहीं है, दैट इज सुअरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एफुलेंट मॉनिटरिंग, रिवर लिंकिंग डेवलपमेंट एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो रिवर लिंकिंग डेवलपमेंट है ये नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी। सुएज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो गंगा है ना, गंगा है, नमामि गंगे है, ऑब्वियसली गंगा है, तो गंगा में उत्तर प्रदेश एंड बिहार से बहुत ज्यादा ऐसे बड़े बड़े मैनहोल से, बहुत बड़ा बड़ा मैनहोल होता है, तो पाइप्स होते हैं, वहां से जितनी भी गंदगी है वो सब एक साथ आ जाता है और गंगा में आके डंप हो जाता है। अब ये जो गंदगी आती है इसको हिसाब से देखा जाए तो फिल्टर करके भेजना चाहिए, बट उत्तर प्रदेश बिहार ये सब जो एरियाज हैं, इवन बंगाल में भी, तो यहाँ पर उतना सोचा नहीं जाता, पूरा का पूरा जो कचरा है उसको डंप कर दिया जाता है। ये जो डंप ना करे तो इसलिए सुएज का ट्रीटमेंट किया जाएगा, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, इंडस्ट्री जो होती है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी बिना सोचे समझे नदियों में जो अपना वेस्ट है उसको डाल देती हैं। अब कुछ वेस्ट होती हैं खराब, कुछ वेस्ट होती हैं ठीक ठाक, और कुछ वेस्ट होती हैं बहुत ज्यादा खराब। जैसे मान लीजिए अगर मर्क्यूरी पानी में घुल गया, तो पानी में आ गया, तो मर्क्यूरी अगर आपके बॉडी में गया तो आपकी बॉडी में ईटाई टाई नाम का एक बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी जो चीजें हैं उसका मॉनिटरिंग भी करना है। नेक्स्ट, रिवर फ्रंट जो होती है उसको डेवलपमेंट भी करना है। तो यहाँ पर एक चीज कहा गया था रिवर फ्रंट में, यहाँ पर रिवर फ्रंट में आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, मॉडल विलेज, आदर्श ग्राम का मतलब होता है मॉडल विलेज। तो ऐसे मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे जो वहां पर रिवर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, रिवर्स फ्रंट की ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, जो देखने में भी अच्छा लगे और रिवर्स स्ट्रांग भी हो। बट रिवर लिंकेज की बात नहीं की गई थी। ठीक है, रिवर लिंकेज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जो फेमस सबसे पूरा अभी जो नया रिवर लिंकेज की बात की जा रही है, याद रखिएगा एक जगह होती है दैट इज नोन एज केन एंड बेतवा। ऐसे दो रिवर्स होते हैं केन और बेतवा, तो इनके रिवर लिंकेज की भी बात की गई थी। जो गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी होती है केन और बेतवा। तो गंगा के ऊपर रिवर लिंकेज जब होती है तो केन और बेतवा की बात होती है, केन और बेतवा में रिवर लिंकेज की बात की गई है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, रिवर लिंकेज डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ आसाम। तो कौन सा डांस है जो आसाम की जो मोनेस्ट्रीज हैं उनमें डेवलप की गई है, उनमें आई है, तो दिस इज नोन एज क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय। ओके, तो क्षत्रिय जो है वो आसाम की मोनेस्ट्रीज में डेवलप किए गए हैं। जब आसाम की बात होती है डांसेस की, तो आसाम में डांसेस की जब बात होती है तो आपने जरूर सुना होगा एक डांस होता है दैट इज नोन एज बिहू ना, एक डांस होता है दैट इज नोन एज बिहू। तो ये जो बिहू वाला डांस होता है ये आसाम की मेन डांस होती है, लेकिन इसको छोड़कर क्षत्रिय भी बहुत ही फेमस डांस है, डांस फॉर्म है फ्रॉम आसाम। मैंने आप लोगों को जो पिछले जो वीडियोस हैं तो उसमें डांसेस जो फॉर्म्स हैं, तो डांसेस फॉर्म्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन से डांसेस फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक होता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का होता है, भारतनाट्यम होता है फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट होता है कथक। कथक होता है यूपी। एक लौता कथक, याद रखिएगा एक लौता क्लासिकल डांस जो नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया ओनली क्लासिकल डांस दैट इज नोन एज कथक, जो यूपी का है। एंड नेक्स्ट होता है आपकी कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी कहाँ की होती है, कुचिपुड़ी होती है फ्रॉम केरला। सॉरी, कुचिपुड़ी केरला लिख रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। कुचिपुड़ी होती है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। केरला में जो होता है वो कथकली होता है। ठीक है, तो भारतनाट्यम, कथक एंड कुचिपुड़ी अलग अलग स्टेट से होते हैं, एंड क्षत्रिय जो होता है वो आसाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वराजगर योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब एस जी एस वाई है इसको लॉन्च किया था? ठीक है, तो एस जी एस वाई लॉन्च कब किया गया था? एस जी एस वाई लॉन्च कब किया गया था? ये किया गया था इन 1999। ठीक है, तो ये जो ग्राम स्वराजगर योजना होता है, ठीक है, सिंपल सा भाषा में अगर मैं बोलूं तो सिंपल सा भाषा में है कि जो ग्राम के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको भी पैसा मिले। इसको छोड़कर, अगर आप इसको छोड़कर आप देखते हो तो एक और होती है, दैट इज नोन एज मनरेगा। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मनरेगा। ये जो मनरेगा होती है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम होता है, तो दैट इज नोन एज मनरेगा। तो मनरेगा भी ग्राम से ही जुड़ा हुआ है, मतलब आपका विलेज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक एसजीएसवाई और एक होता है मनरेगा। अच्छा, नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा ये जो है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं है इधर। ठीक है, इंडियन जो एग्रीकल्चर का, तो इंडियन एग्रीकल्चर में आपका HIV यूज होता है। HIV जो होती है जिसको, ठीक है, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, ये नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होता है? ये व्हीट का स्टार्ट हुआ था इन 1965, और ये जो वैरायटी है यही हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाती है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये भी यूज किया जाता है। जो यूज नहीं होता दैट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, मतलब काटो जलाओ। स्लैश एंड बर्न जो होती है वो नहीं होता हमारे देश में। एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग, एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑल्सो नोन एज झूम, झूम कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन जो होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको स्लैश एंड बर्न जो प्रोसेस है, स्लैश एंड बर्न का जो प्रोसेस है वो आपको दिखेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, in year 2023 government of India launched which of the following schemes to bring Indian origin researchers to higher। मतलब सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि जो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया में आके काम कब करेंगे? ठीक है, इंडिया में जब आएंगे तो उनको हायर इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, उनकी बेटरमेंट किया जाए। तो ये चीज कौन सा स्कीम है? इस स्कीम का नाम होता है वैभव। ठीक है, जैसे हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में जो होती है वो ब्रेन ड्रेन होती है। ठीक है, हमारे देश में ब्रेन ड्रेन होती है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, जो आप देखोगे जितने भी आईआईटी के टॉपर्स हैं, जितने भी आईआईटी के टॉपर्स हैं, मैक्सिमम आईआईटी के टॉपर्स, वो सब यूएसए में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं। इंडिया में आप बहुत रेयरली देखोगे। तो हमारे देश में क्या होता है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो ऑल 5 ईयर प्लान्स हैव इक्वल्स ग्रोथ, एकदम नहीं। जैसे अलग अलग, सबका सबका अलग अलग था। द प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये वाला भी गलत है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये होता है पीएम। ठीक है, पीएम जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं प्लानिंग कमीशन के। सिर्फ प्लानिंग कमीशन के नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, अभी जो नीति आयोग आया है, ठीक है, नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग का भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होंगे? पीएम। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 51। ठीक है, एकदम सही है, दैट फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होती है वो एकदम सही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होती है वो 51 में स्टार्ट होती है और 56 में जाके खत्म होती है, 51 to 56। और प्लानिंग कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट जो होता है वो 51 में होता है। ये वाला चीज गलत है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ये होता है इसके एक साल पहले, दैट इज 1950 को। ओके, जो
प्लानिंग कमीशन होती है वो प्लानिंग कमीशन 1950 को स्टार्ट होती है, ना कि 51 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच पावर वर द बादामी और बातापी चालुक्य ओरिजिनली सब्जेक्ट्स ऑफ। इसका सिंपल सा मतलब, क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन का मतलब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले, ठीक है, मतलब बादामी और वातापी जो चालुक्य होते हैं, बादामी चालुक्य, वातापी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य में बादामी चालुक्य आते थे, ठीक है। तो जो चालुक्य बात की जाती है ये किसके सब्जेक्ट है, मतलब इसके पहले कौन सा किंगडम था, ठीक है, इसके पहले कौन सा किंगडम था, आसान भाषा में कहा जाए तो, ठीक है, इसके पहले कौन सा किंगडम था। तो इसके पहले कौन सा किंगडम होता है, इसके पहले किंगडम होता है कदम्बा, ठीक है। तो बातापी और बादामी चालुक्य जो होते हैं तो किसके पहले होते हैं, कदम्बा। अच्छा, जब भी चालुक्य की बात होती है, चालुक्य की बात होती है, चालुक्य का एक किंग का नाम याद रखिएगा जिसका नाम होता है पुलकेशी द सेकंड, पुलकेशी द सेकंड। ये जो पुलकेशी द सेकंड होते हैं ये हराते हैं, ही डिफीटेड हर्षवर्धन, ठीक है, हर्ष, ही डिफीटेड हर्ष। और ये जो डिफीट उन्होंने किया है ये लिखा हुआ था इन आईहोल इंस्क्रिप्शन, इसको लिखा गया था इन आईहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चीज सबको याद रखनी है कि पुलकेशी द सेकंड ने हर्षा को हराया था। हर्षा को हराना ऐसा लिखा नहीं है कि मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया, ऐसा नहीं था। वहां पर जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है ना, तो इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया था कि मैंने शकल उत्तर पतेश्वरा को हरा दिया, ठीक है, सकल उत्तर पतेश्वरा, तो उसको हरा दिया है। तो उस समय शकल उत्तर पतेश्वरा कौन थे, हर्ष थे। और ये जो बैटल हुआ था इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा। क्यों, क्योंकि ये नर्मदा के कोस्ट में हुई थी, बैंक में हुई थी, तो इसी वजह से इसको कहा जाता था बैटल ऑफ नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है हम्पी उत्सव, ठीक है, इन कर्नाटका ऑल्सो कॉल्ड डैश, ठीक है, फेस्टिवल दैट कैप्चर्स फ्रॉम स्प्लेंडर ग्लोरी ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ कर्नाटका ओवर ए वीक, ठीक है। तो हम्पी उत्सव जो होता है, तो हम्पी उत्सव, ठीक है, हम हम्पी हम्पी उत्सव जो है, तो हम्पी उत्सव कब फॉलो किया जाता है, ठीक है, हम्पी उत्सव कब फॉलो किया जाता है। तो हम्पी उत्सव जो होती है उसको आपको विजय उत्सव ही कहा जाता है, ठीक है। जो हम्पी उत्सव है तो उसको विजय उत्सव भी कहा जाता है, विजय उत्सव, ओके। तो ये जो हम्पी वाला केस होता है, जो हम्पी, ठीक है, हम्पी वाला जो केस होता है ना, हम्पी वाला केस होता है, तो यहाँ पर कर्नाटका में एक आप बोल सकते हो किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर किंगडम, ठीक है, विजयनगर। अब ये जो विजयनगर किंगडम था, विजयनगर किंगडम था, तो विजयनगर किंगडम की जो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, विजयनगर किंगडम की जो कैपिटल होती थी उसका नाम था हम्पी, ठीक है, विजयनगर किंगडम की कैपिटल थी हम्पी। अब ये जो हम्पी है, यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि हम्पी किस रिवर बैंक में है, हम्पी किस रिवर बैंक में है। तो हम्पी जो होती है वो याद रखिएगा एक रिवर होती है जिसका नाम होता है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा रिवर बैंक में होती है हम्पी, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर की जब बात होती है तो विजयनगर एम्पायर के जो सबसे बेस्ट किंग थे, सबसे बेस्ट जो किंग थे उनका नाम होता है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के जो बेस्ट किंग थे तो उनका नाम होता है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है मोहम्मद यूनुस एस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन 1983। मोहम्मद यूनुस, ये जो पर्सन है, ये जो मोहम्मद यूनुस आप देख पा रहे हो, ये जो पर्सन है, यही पर्सन अभी बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ये लोग नोबेल लिटरेट हैं, मतलब नोबेल भी मिला है उनको। किसके लिए मिला है, इसी चीज के लिए मिला है कि 1983 में उन्होंने एक बैंक बनाया था जिसका नाम होता है ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक बनाया था। और ग्रामीण बैंक में उनकी एक पॉलिसी थी जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस,
जिसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि जब भी लोन 1 लाख से कम रुपए का दिया जाए, ठीक है, 1 लाख से अगर कम रुपए का लोन होता है तो दिस दैट लोन नोन एज माइक्रो फाइनेंस। ओके, माइक्रो फाइनेंस। तो ग्रामीण बैंक, अच्छा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक एंड स्टेट बैंक, ये तो इंडिया के बैंक्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, इंडिया के बैंक्स होते हैं। अच्छा, इंडियन बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर होता है वो होता है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। यूनियन बैंक और स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है दोनों का ही मुंबई। और स्टेट बैंक, जब भी स्टेट बैंक की बात होती है तो स्टेट बैंक में याद रखिएगा, जो स्टेट बैंक होता है तो ये पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 3 बैंक्स मर्ज हुए थे, ऐसे 3 बैंक्स मर्ज हुए थे, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ऐसे 3 बैंक्स जो हैं वो मर्ज हुए थे, और कब हुए थे? इन 1921। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। बट ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बनता है, ये कब बनता है? ये बनता है 1955, 15 जुलाई। ठीक है, 1955 15 जुलाई को ये चेंज हो जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज होके बनता है एसबीआई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ओन गोल्ड इन इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप? तो जूनियर वर्ल्ड कप में किस पर्सन ने गोल्ड जीता हुआ है? ठीक है, चलिए। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं धनुष, इनका नाम होता है धनुष श्रीकांत। ठीक है, इनका नाम होता है धनुष श्रीकांत। नेक्स्ट आता है, which is by far the closest dwarf planet orbiting to only 2 Earth distance from the sun? ठीक है, तो सिंपल सा भाषा में कहा जाता है सबसे क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? अब ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट होता है, तो ये प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? ड्वार्फ प्लैनेट नॉर्मली मिलेंगे कहाँ पर? तो मिलते हैं कहाँ पर? जैसे मान लो ये मार्स है, ये मार्स है और ये जुपिटर है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली डॉर्फ प्लैनेट मिलेंगे। तो सबसे करीब का डॉर्फ प्लैनेट कौन होता है? सबसे करीब का डॉर्फ प्लैनेट होता है सीरस। ठीक है, सबसे करीब डॉर्फ प्लैनेट कौन सा होता है? दैट इज सीरस। मेक भी है, और आपका एरिस भी है, प्लूटो भी है। ठीक है, और प्लूटो याद रखिएगा, प्लूटो प्लैनेट था, प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट बना, डॉर्फ प्लैनेट बना इन 2005। ठीक है, प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट कब बना? डॉर्फ प्लैनेट बना इन 2005। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू स्काइप? ठीक है, स्काइप, फॉलोइंग स्काइप टू फंक्शन। अच्छा, पहले चीज क्या बोल दूं? पहला चीज बोल दो, स्काइप है क्या? स्काइप आपका वो पता होगा कि कंप्यूटर में स्काइप इस वो चीजें होती है इन कंप्यूटर दैट जो वीडियो कॉल वाला जो फंक्शन होता है, दैट वीडियो कॉल फंक्शन इन द कंप्यूटर इज नोन एज स्काइप। ठीक है, स्काइप एक ऐप है जहां से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो वीडियो कॉल जब आप करोगे तो कौन सी चीज चाहिए? फर्स्ट तो वेबकैम तो चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं तो देखोगे कैसे? दूसरी चीज, स्पीकर तो चाहिए ही चाहिए, बोलोगे सुनेगा कैसे वो? और आप सुनने के लिए भी तो माइक्रोफोन चाहिए। तो तीनों चीज चाहिए, दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, तो स्काइप में तीनों ही चीज चाहिए, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, ऑन जनवरी ऑन जनवरी 1950 इंडिया बिकम। तो इंडिया इनमें से कौन सा स्टेट होता है? ठीक है, जनवरी 1950 को। तो जनवरी 1950 ये जो डेट होता है, इस डेट को हम क्या बोलते हैं? इस डेट को हम बोलते हैं रिपब्लिक डेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
रिपब्लिक डे। और इसके साथ एक और नंबर जुड़ा होता है, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। ये जो डे होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, तो यहाँ पर जब रिपब्लिक डे होता है तो रिपब्लिक डे में हम कौन सा होते हैं, हम होते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन आज आप अगर देखोगे तो आपको इन प्रियम्बल में दिखेगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरा नाम मिलेगा। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो छोड़ के सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पूरा मिलता है। ठीक है, अब जब 1950 था, ठीक है, तब ये तीन वर्ड्स बस थे। बट क्या होता है, ये दो जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया। ओके, इन दोनों वर्ड को ऐड किया गया। इंडिपेंडेंट स्टेट कब बने हम, इंडिपेंडेंट स्टेट तो 1947 में ही बन गए थे भाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट तो तभी बन गए थे, इसमें क्या है। नेक्स्ट आता है द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम। ठीक है, डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम इन एमएस एक्सेल। डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम का मतलब होता है जो कॉलम में आपके कितने कैरेक्टर्स का डिफॉल्ट है, मतलब कितने कैरेक्टर्स आप है, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो आपकी मर्जी। बट अगर आप पहली बार खोलोगे तो कितने कॉलम्स आपको दिखेंगे, तो आपको कितने कॉलम्स दिखते हैं, आपको दिखते हैं 8। ठीक है, डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम इज 8। इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, पेन नवंबर 19, पेन आइया। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में होस्टेड बाय किसने होस्ट किया था, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश, नहीं, पूरा का पूरा इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया में ही हुआ था, जिसमें इंडिया हुआ था रनर्स अप। जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसको हमने लीग स्टेज में पीटा, वही हमको, ठीक है, साइलेंट करवा दिया, पैट कमिंस साइलेंट करवा दिया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है that according to global multidimensional poverty index, according to global multidimensional poverty index, which of the following group of state included top 10 poorest state of India। तो top 10 poorest state group में कौन से दो states आते हैं, तो याद रखिएगा poorest state में हमेशा ऐसे जैसे दिमाग में रखना, कर्नाटका बहुत अमीर है। ठीक है, कर्नाटका बहुत अमीर है, कर्नाटका नहीं होगा। गुजरात तो छोड़ ही दो, गुजरात तो छोड़ ही दो। बचा मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। अब दोनों में से कौन है, इसको बोलते हैं हम, ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन करते रहो। कर्नाटका तो नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, मणिपुर नागालैंड, मेघालय मध्य प्रदेश दोनों है। अब मणिपुर नागालैंड में एरिया क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज पर द अरुणाचल, ये जो पोर्शंस होते हैं, दे आर रिच बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे इन नेचुरल फॉर्म में, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ये दे आर रिच बाय नेचुरल रिसोर्सेज। बचा कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है, मार देना, मेघालय मध्य प्रदेश होगा बस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द zigzag movement of colloidal particles in solution। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन क्या होते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट कॉलोडियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉलोडियल पार्टिकल्स, जो कॉलोइड होता है, एक चीज होती है दैट इज नोन एज कॉलोइड। ये जो कॉलोइड होता है, तो कॉलोइड में क्या होते हैं, कॉलोइड में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन एक टाइप का पार्टिकल है। तो जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऐसे जिगजैग वे में मूव करते हैं, ये जिगजैग वे में मूव करते हैं। तो ये जिगजैग वे किसने डिस्कवर किया था, ये किया गया था बाय रॉबर्ट ब्राउन।
ये किया गया था भाई रॉबर्ट ब्राउन। कब किया गया था? 1827। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जिगजैग मूवमेंट किया था, दैट इज 1827। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है डैश इज द वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम रिटन बाय, कास्ट सिस्टम रिटन बाय महात्मा फुले एंड पब्लिश्ड इन 1873। तो कौन सा बुक है जो कास्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म बना, कास्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म बना बाय किसने लिखा है? महात्मा फुले। महात्मा फुले उनका नाम नहीं है, उनका नाम था ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और ये ज्योतिबा फुले जो हैं, ये जो ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी को छोड़कर, याद रखिएगा, गांधी जी को छोड़कर अगर किसी को महात्मा टाइटल मिला हुआ है तो वो है ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम महात्मा फुले कहा गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले उनका नाम है, ज्योतिबा फुले नाम। तो ज्योतिबा फुले जो है, तो ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखा था 1873 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम होता है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म होता है ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम। तो हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम होता है, तो इसका जो बेस होता है कास्ट सिस्टम का, जो आप बोल सकते हो बेस होता है, दैट इज नोन एज मनुस्मृति। मनुस्मृति एक बुक है, लॉ बुक होती है, दैट इज नोन एज मनुस्मृति। और ज्योतिबा फुले जो है वो आप बोल सकते हो कि ज्योतिबा फुले को आप पहचानते हो या फिर ज्योतिबा फुले को आप जानोगे कैसे? हमारे देश में अगर फीमेल्स पढ़ पा रही हैं, उसका बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ज्योतिबा फुले को। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम होता है सत्य शोधक समाज। ठीक है, एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम होता है सत्य शोधक समाज इन 1873। इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट फीमेल स्कूल भी स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्कूल। अच्छा, नेक्स्ट, which of the following part the Indian Constitution described as Magna Carta of India? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। और जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं ये कौन से पार्ट में आता है? ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स दैट इज पार्ट 3 में। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। ठीक है, 12 से 35। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, एंड ये ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको पार्लियामेंट चाहे भी कर्ब नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है, छोटा नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच मूवी? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यार। तेरी मिट्टी गाना सुना होगा, बी पार्क का गाना है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, दैट इज केसरी। ठीक है, अगर आपने केसरी देखा होगा, केसरी एक बहुत, मैं फिल्म, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो बहुत बेकार क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन जो फिल्म है, अगर फिल्म आप देखोगे बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा वो फिल्म, दैट इज केसरी। जो एक सारागढ़ी, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में होता है सारागढ़ी, तो सारागढ़ी में 1897 में द बैटल ऑफ सारागढ़ी फोर्ट, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी फोर्ट को लेकर उन्होंने बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया फिल्म था। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, who was the chief coordinator of G20 summit which is held in India? तो इंडिया में जो ठीक है, इंडिया में जो G20 समिट हुआ था, ठीक है, इंडिया में जो G20 समिट हुआ था 2023 में, तो इसके कौन थे? इसके थे हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, इंडिया से पहले किस में हुआ था? इंडिया से पहले हुआ था इन इंडोनेशिया। और इंडिया के बाद कहां पर होगा? उसके बाद होता है ब्राजील। ठीक है,
इंडिया से पहले होता है इंडोनेशिया, बाद होता है ब्राजील। विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements about eutrophication is correct? That happens too much nitrogen increase the water. यूट्रोफिकेशन क्या होता है पहले जान लो। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता है जब पानी में हम एल्गी देते हैं, एल्गी देते हैं और वहां पर होता है एल्गल ब्लूम। ये जो एल्गल ब्लूम होता है, तो एल्गल ब्लूम की वजह से जो पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एनरिच हो जाता है, इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में कौन सी चीज एकदम सही है? ठीक है, यूट्रोफिकेशन में कौन सी है? इट हैपेंस व्हेन टू मच नाइट्रोजन एनरिचेस द वाटर कॉजिंग द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांटन एल्गी। पहला जो चीज है वो पहला ही सही है, तो बाकी चीज आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट इट हैपेंस टू मच लेस नाइट्रोजन, लेस नाइट्रोजन कैसे होगा? टू ज्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस, जैसे मैंने कहा एल्गल ब्लूम होगा तो एल्गल ब्लूम होना चाहिए ना। यहाँ पर यूट्रिफिकेशन तभी होगा जब यहाँ पर ये जो एक्सेसिव ग्रोथ जो होता है ना, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट एल्गी, तो इसको हम बोलते हैं एल्गल, एल्गल ब्लूम या एल्गी ब्लूम। ये जो एल्गल ब्लूम होता है, ये एल्गी ब्लूम होता है, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, ये कार्बन की वजह से नहीं होता। तो कार्बन वाला तो होगा नहीं, कार्बन वाला तो कट, और इन नाइट्रोजन टू लेस नाइट्रोजन है तो ये वाला कट इज बेनिफिशियल प्रोसेस और इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी कट। नेक्स्ट, द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर होता है? द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो माउंटेनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दैट इज इन उत्तराखंड। द नेहरू इंस्टीट्यूट जो माउंटेनियरिंग होती है वो होती है इन उत्तराखंड। ओके, चलिए, तो ये आपके CHSL के क्वेश्चन थे, यहाँ पर कुछ CHSL के क्वेश्चन थे। ओके, तो क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से हार्ड है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो होगा ही। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।